तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और जीएनएम कर रखा है और यूके में जॉब करने आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने डिग्री इंडिया या किसी और कंट्री से कर रखा है लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूके में जॉब करने आना चाहते हो एंड एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब करना चाहते हो तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है और ये जो प्रोसेस होता है लाइक इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश से यूके आने के लिए तो उसमें टोटल कॉस्ट कितना लगता है। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक कॉपी और पेन लेके आ जाओ और मैं जितने प्रोसेस आपको बताते जाऊंगी साथ में आप नोट डाउन करते जाना, इससे आपको समझने में इजी होगा। तो इंडिया से यूके आना चाहते हो और आके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हो तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको मैंने 11 स्टेप में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में इजी हो। तो इस 11 स्टेप को समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ यूके के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझे तो आगे की चीजें आप समझ नहीं पाओगे। तो यूके के हेल्थ केयर सिस्टम है ये सेंट्रलाइज्ड है और जो संभालती है उसका नाम है NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस। और जितने भी सारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स है वो इसी NHS का पार्ट होता है और यूके में जितने सारे लोग होते हैं उनको इस NHS के अंदर में जितने सारे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें से हॉस्पिटल असाइन होता है। लाइक मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा भी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल असाइन है, तो अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुआ, फीवर या कुछ भी, तो मैं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकती हूँ, मुझे उस असाइंड हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो NHS है इसी NHS में आपको जॉब लगवाना पड़ेगा। अब ये समझते हैं कि NHS में कौन कौन से नर्सेज जॉब कर सकते हैं। तो लाइक इंडिया में आप जो नर्सिंग की पढ़ाई कर लेते हो उसके बाद तुरंत आप नर्सिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो जब तक कि आपका लाइसेंस नंबर नहीं आ जाता। एक बार लाइसेंस आ जाता है उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो। सेम यहाँ पे भी NMC से आपको लाइसेंस मिलता है। तो जितने भी नर्सेस है यूके में उनका सबका लाइसेंस NMC से होता है। एक बार NMC से लाइसेंस मिलता है उसके बाद ही वो NHS में जॉब कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका इंडिया का लाइसेंस है क्या वो इक्वल होता है यहाँ के NHS के, यहाँ के NMC के लाइसेंस से? तो आंसर है नहीं, आपका वो लाइसेंस यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो आपको अगर यहाँ के NHS में काम करना है तो आपको एक नया लाइसेंस चाहिए होगा। तो आपको आई गेस यहाँ तक समझ आ गया होगा ना कि सबसे पहले कि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है जो NHS संभालती है और उतने ही नर्सेज यहाँ के NHS में जॉब कर सकते हैं जिनका लाइसेंस NMC से है। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप इस NMC में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो NMC में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला कि आपके पास कोई भी एक नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए लाइक GNM, BSc और MSc नर्सिंग हो। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 मंथ टू 1 ईयर। बट आजकल यूके में इतनी ज्यादा नर्सिंग की डिमांड है कि बहुत सारे हॉस्पिटल फ्रेशर्स को भी अलाउ कर रहे हैं। तो आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका टेंशन मत लो, आप फिर भी NMC में रजिस्टर कर सकते हो। और थर्ड रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की। तो इंग्लिश एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब ये समझते हैं पहले कि इंग्लिश की आखिर रिक्वायरमेंट क्यों है। तो ये जो यूके है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ पे आके आपको पेशेंट के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। तो ये वही इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट है जिसके थ्रू ये पता करते हैं कि आप इतने कैपेबल हो कि यहाँ पे आके पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सको। बस ये टेस्ट उसके लिए ही है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश टेस्ट देते हो तो कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला कि आप IELTS दे सकते हो, सेकेंड OET दे सकते हो। अब डाउट ये आता है कि मुझे IELTS देना चाहिए या मुझे OET देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ आपको ये डिसीजन लेने में कि आपको कौन सा देना चाहिए। तो जो IELTS होता है, IELTS की भी पहले हम बात करते हैं कि IELTS में कौन सा IELTS देना है। तो जो यूके होता है, यूके के लिए स्पेसिफिक IELTS, UKVI, और आप नर्सिंग के लिए आ रहे हो यहाँ पे तो एकेडमिक देना होता है। एक और होता है जनरल, आपको जनरल नहीं देना है। तो ये क्या होता है, ये जनरलाइज्ड टेस्ट होता है। लाइक अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर कोई दूसरे प्रोफेशन, तो सबको यही एग्जाम देना पड़ता है। ये कोई स्पेसिफिक किसी एक प्रोफेशन के लिए नहीं है, सबके लिए एक जनरलाइज्ड एग्जाम मान के चलो।
बट जो ओईटी होता है वो बस मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। डिफरेंस इतना है कि ओईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आईएलटीएस में 4 मॉड्यूल होता है, उसमें से एक मॉड्यूल होता है लिसनिंग का। तो लिसनिंग में ऐसा होता है कि आपको हेडफोन दिया जाएगा और आप लोगों का कन्वर्सेशन सुनोगे और उनके कन्वर्सेशन के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे लिख के। तो आईएलटीएस में क्या होगा कि किसी भी रैंडम टॉपिक में हो सकता है, देश के पॉलिटिकल सिचुएशन, टेक्निकल या कुछ भी। बट अगर आप ओईटी देते हो तो वो आपके फील्ड रिलेटेड होगा। हो सकता है किसी पेशेंट और डॉक्टर का कन्वर्सेशन हो, ऐसा ही। एंड कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो अब बात करते हैं कि आईएलटीएस का एग्जाम तो दे दिए, तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ता है। तो आईएलटीएस में 4 मॉड्यूल होता है, इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें से 3 मॉड्यूल में आपको एटलीस्ट 7 लाना ही होगा, रीडिंग में, लिसनिंग में और स्पीकिंग में। राइटिंग में अगर 6.5 भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और एटलीस्ट आपका टोटल बैंड 7 आना चाहिए। ये मार्क्स आपको मिलते हैं 9 में, तो 9 में आपको एटलीस्ट 7 होना ही चाहिए। अब बात करते हैं ओईटी। तो ओईटी में भी ऐसा है, सेम 4 मॉड्यूल होते हैं। आपका स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होगा। इसमें से 3 सेम आईएलटीएस के जैसा, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में आपको बैंड बी चाहिए, और जो राइटिंग है उसमें अगर C+ भी ला लोगे तो भी चल जाएगा। तो ये बस आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टेस्ट देना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की, वो की है एनएमसी में रजिस्ट्रेशन। तो एक बार जब आप डिसाइड कर लो कि आप इंग्लिश के लिए कौन सा टेस्ट दे रहे हो, तो आप अपना टेस्ट बुक कर लेना और टेस्ट दे देना। और एक बार आपका रिक्वायर्ड बैंड आ गया तो उसके बाद आप रेडी हो एनएमसी में फॉर्म फिल करने के लिए। तो एनएमसी में फॉर्म फिल करने का 2 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप आप तब करोगे जब एक बार आप इंग्लिश के टेस्ट में पास हो गए। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिंपली एक फॉर्म को फिल करो, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो एंड पैसे पे करो। पैसा कुछ 120 पाउंड आपको देना पड़ेगा एंड आप डन हो। उसके बाद क्या करेगा, एनएमसी एक मेल फॉरवर्ड करेगा आपके स्टेट काउंसिल को। तो अगर आपने छत्तीसगढ़ से पढ़ा हुआ है तो आपके स्टेट काउंसिल के पास एक मेल जाएगा वेरिफिकेशन का। तब वो वेरीफाई करेंगे कि आपने वहां से पढ़ाई किया है या नहीं, क्या वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ओके है या कुछ फ्रॉड कर रहे हो। तो वहां पे आपको एक फीस देना पड़ेगा। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग फीस है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ छत्तीसगढ़ के लिए। तो छत्तीसगढ़ के लिए फीस होता है 1500। तो यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ेगी, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है या फिर आप कहीं से जॉब करे हो तो वहां से 1-2 आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो वेरीफाई करके एनएमसी को मेल वापस कर देंगे कि सब ओके है, तो आपका ये स्टेप हो गया। तो अब बात करते हैं स्टेप 3 की। तो जब आपका एनएमसी रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 हो जाएगा, आपके स्टेट काउंसिल आपको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपकी जो एजेंसी होगी वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी। तो यहाँ पे एनएचएस के अंडर में बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, उसके अंडर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी आते हैं। तो वो आपके लिए ऐसे 4, 5, 6 जितने भी अगर ओपनिंग्स है तो वो आपके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी। तो इंटरव्यू उतना टफ नहीं होता है। मैंने काफी सारी रिसर्च किया तो मुझे पता चला, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे या आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मोस्टली ये आपके काम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, नर्सिंग रिलेटेड। तो इंटरव्यू काफी इजी होता है। तो एक बार आप जब इंटरव्यू क्वालिफाई कर दोगे तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर आता है स्टेप 4। स्टेप 4 है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका कॉस्ट है 83 पाउंड। इसमें भी आपके नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये काफी सारी जगह पे आपको मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। तो एक बार जब आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप एनएमसी का सेकेंड पार्ट करोगे। मैंने आपको पहले बताया था कि एनएमसी का पहला पार्ट हम कब करेंगे, जब हमारा इंग्लिश टेस्ट हो जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट कब करेंगे, जब हमारा सीबीटी हो जाएगा। तो अब आपको एनएमसी का सेकेंड रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें सीबीटी का रिजल्ट देना, प्लस आपको कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे पीसीसी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसका कॉस्ट होता है अराउंड 500 रुपए। ये सरकारी फीस होता है, बट फिर पुलिस लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाते हैं। जैसे मेरे केस में भी मेरे को पीसीसी देना पड़ा था, उन्होंने मेरे से ऐसे टेबल के नीचे वाला 2000 ले लिया था।
उसके बाद टीबी टेस्ट का रिपोर्ट देना है। टीबी टेस्ट का कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है, आई गेस 2500 से 5000 के बीच में, बेस्ड ऑन आप कहाँ से करा रहे हो। प्लस आपको कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होगा, तो वो सारी इजी है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जब आपके रेडी हो जाएंगे, आप एनएमसी का सेकेंड फॉर्म फिलअप कर देना और आपका ये डन हो जाएगा। जब आप सारी चीज़ें सबमिट कर दोगे तो ये सारी चीज़ें आपके रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल के पास चला जाएगा जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है। फिर वो क्या करेंगे, अब उनके डिसीजन का टाइम है और इस टाइम में आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो ये 60 डेज अराउंड आपको वेट करना पड़ सकता है और उसी बीच में वो आपको डिसीजन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस मैं आप तक का बोल रही हूँ, इंडिया में बैठ के होगा, आपको यूके आने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो ट्रस्ट और हॉस्पिटल होगा वो आपको डिसीजन प्रोवाइड कर देंगे और आपको लेटर, ऑफर लेटर दे देंगे। तो ऑफर लेटर को आपको साइन करके उनको भेजना है कि ओके आप एक्सेप्ट कर लियो ऑफर लेटर को। अब बात करते हैं स्टेप 6 की। तो स्टेप 5 में जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उसके और आप साइन करके वापस भेज दोगे, ये सब ईमेल में ही होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपको एक सीओएस प्रोवाइड करेंगे। सीओएस का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप और इसका मायने होता है कि वो जो ट्रस्ट है वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं यूके में आके रहने के लिए। तो अब वो आपको जब सीओएस प्रोवाइड कर देंगे, अब नेक्स्ट बात आता है आपके वीजा का, क्योंकि आपके इसी सीओएस के बेसिस पे आपको वीजा मिलेगा। तो ये जो सीओएस वगैरह होता है उसके लिए आपको कोई फीस पे करना नहीं पड़ेगा, वो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वही आपको सीओएस प्रोवाइड करेगा, वो उनके साइड का फीस होता है, आपको कुछ देना नहीं पड़ता है। तो एक बार सीओएस आ जाता है उसके बाद का स्टेप है वीजा अप्लाई। तो आपके वीजा का टाइप होगा हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। तो वीजा अप्लाई करने के लिए या तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस काफी इजी होता है, मैंने खुद से किया था। तो कुछ डाउट्स हो तो बोलना, मैं हेल्थ एंड केयर वीजा का भी बता दूंगी। और अगर आपको एजेंसी की हेल्प चाहिए तो वो भी आपको हेल्प कर देते हैं। तो वीजा के लिए यहाँ पे फीस पे करना होता है, वीजा का एक स्टैंडर्ड फीस होता है जो आपको पे करना पड़ता है। तो ये जो फी होता है कुछ एनएचएस ट्रस्ट पहले से ही आपको दे देती है कि हमारे साइड से हम पे कर रहे हैं, और कुछ क्या होता है कि आपको पे करना पड़ता है बट बाद में वो रिफंडेबल होता है। तो एक बार जब वीजा हो जाता है तो कुछ दिन बाद वीजा का डिसीजन आ जाता है। तो मेरे टाइम में मेरा 15 दिन में डिसीजन आ गया था। एवरेज टाइम है 3 से 6 वीक। तो जब आपका वीजा का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद आप रेडी हो यूके में आने के लिए। तो इतना प्रोसेस जो हो रहा था अब तक आपने इंडिया में बैठ के किया, अब आपको यूके में फ्लाई करना है। सो आपको अभी फ्लाइट की टिकट बुक करनी होती है। तो यहाँ पे भी आपकी जो टिकट होती है ये ट्रस्ट के साइड से रिफंडेबल होता है। यूके में आने के बाद अब डाउट आता है एकोमोडेशन का कि रहेंगे कहाँ। तो काफी सारे ट्रस्ट होते हैं, एनएचएस ट्रस्ट, वो क्या करता है आपको 2 से लेके 6 वीक तक एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। उनका स्पेसिफिक एनएचएस का एकोमोडेशन होता है, आप वहाँ पे जाके फ्री रह सकते हो। कुछ ट्रस्ट ऐसा होता है कि आपको खुद से रहना पड़ेगा, पर जितना कॉस्ट होता है वो रिफंडेबल होता है। तो सारी चीजें आप बात करके क्लियर कर सकते हो। बस इतने टाइम फ्रेम के लिए वो आपको हेल्प करते हैं, उसके बाद का आपका खुद का होता है। अब है स्टेप 10। अब आप यूके आ चुके हो, अब आपको करना है अपने जॉब की ज्वाइनिंग। तो आपको जॉब ज्वाइनिंग करोगे तो आप जब इनिशियली जॉब ज्वाइनिंग कर रहे हो आप यहाँ पे बैंड 4 नर्स पे ज्वाइन करोगे। अब बैंड 4 क्या होता है, तो यूके में जो पे ग्रेड होता है सबका एक बैंड होता है और उसी बैंड के बेसिस पे सबको सैलरी मिलती है। तो आप जब इनिशियली यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपका बस बैंड 4 होगा। तो उसके बाद आपको एक टेस्ट और देना पड़ेगा। तो वो टेस्ट जब दे दोगे तब आप बैंड 5 में काम करोगे। बैंड 4 की एवरेज सैलरी है 25,000 पाउंड्स अगर आपका एक्सपीरियंस लेस देन 3 इयर्स है। उससे ज़्यादा है तो 27,000 पाउंड्स। और बैंड 5 की सैलरी है 28,000 पाउंड, 30,000 पाउंड्स, 34,000 पाउंड्स, बेस्ड ऑन आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अब हम बात करते हैं हमारा स्टेप 11। वो स्टेप है ऑस्की। नाम आपने सुना होगा ऑस्की का, क्योंकि काफी सारे लोग बहुत पहले से ऑस्की का प्रिपरेशन भी करते हैं। तो आपने जो सीबीटी दे रखा है ना, वो थ्योरेटिकल होता है टेस्ट के लिए कि आपको नर्सिंग का कितना नॉलेज है। तो उसी का प्रैक्टिकल पार्ट है ऑस्की एग्जाम। तो जब आप जॉब ज्वाइन कर लोगे तो आपका जो ट्रस्ट होगा वही आपको ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो ऑस्की के एग्जाम के लिए इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, कुछ 800 पाउंड के अराउंड ये पे करता है आपका ट्रस्ट।
लेकिन आपका हॉस्पिटल बस आपको 2 अटेम्प्ट के लिए पे करेगा, और इस 2 अटेम्प्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऑस्की को क्लियर नहीं कर पाए, तो उसके बाद आपको खुद से पे करना पड़ेगा। आप बैंड 4 नर्स में काम करते रहोगे और साथ में ऑस्की के लिए और भी ट्रेनिंग लेते रहो, और उसके बाद जब तक क्लियर नहीं होता तब तक रजिस्टर्ड नर्स में आप जॉब नहीं कर सकते हो। तो एक बार आपका ऑस्की क्लियर हो गया तो सारा प्रोसेस हो गया और आप तुरंत बैंड 5 में प्रमोट हो जाओगे, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके में जॉब कर सकते हो। तो अगर अब तक आप वीडियो को देख रहे हो और साथ में पॉइंट भी नोट डाउन किए हो तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके अंदर पेशेंस और डेडिकेशन दोनों है, बस यही चाहिए। क्योंकि ये जितने सारे जो स्टेप है ना वो टफ नहीं है, टफ इंग्लिश के लिए होती है, बिकॉज ना बाकी अदर प्रोफेशन के लिए इंग्लिश के लिए इतना हायर बैंड मांगते नहीं है, बट नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जो आपका ना बहुत ज्यादा पेशेंट के साथ ना कम्युनिकेशन होगा, आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम है। आई गेस ये सारी चीजें आप मेरे से ज्यादा समझते हो, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश वो टफेस्ट होता है, बाकी सारी चीजें बहुत ईजी होती है। अब देखते हैं टोटल कॉस्ट का ब्रेकडाउन जो कि मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने फ्लाइट, वीजा सब कुछ को इंक्लूड किया। पहला है इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट, जिसमें अगर IELTS ऑप्ट करते हो तो अराउंड 15,000 होता है और OAT किया तो 33,000 होता है। OAT का कॉस्ट बहुत ज्यादा है IELTS के कंपेयर में। देन NMC क्वालिफिकेशन फी अराउंड 14,000 एंड देन स्टेट काउंसिल फी, CBT, PCC, TB टेस्ट, वीजा का कॉस्ट, BFS ग्लोबल एप्लीकेशन फी, फ्लाइट कॉस्ट, देन ऑस्की का फी एंड लास्ट में NMC रजिस्ट्रेशन फी। टोटल कैलकुलेशन करके अमाउंट कितना होता है वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो कैलकुलेट करके जरूर बताना कमेंट में कि टोटल कितना कॉस्ट पड़ रहा है अगर आप IELTS चूज करते हो या फिर अगर आप OAT चूज करते हो। उस कमेंट को मैं पिन जरूर करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास यूट्यूब भेजेगा एल्गो के अकॉर्डिंग, तो मुझे भी हेल्प होगी इस चैनल को ग्रो करने के लिए। प्लस जितने सारे लोग जो इंडिया से यूके आना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है कि कैसे आना है, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। प्लस बहुत सारे लोगों को लगता है कि 4, 5, 10 बहुत सारे पैसे लगते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो इसमें से कुछ ही पैसे आपको अपने जेब से देने हैं, बाकी आपका ट्रस्ट आपको दे देगा। पता है इतना कम कॉस्ट क्यों होता है? किसी भी प्रोफेशन के लिए इतने कम कॉस्ट में वो यूके नहीं आ सकते हैं, बट नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए बहुत छोटे से कॉस्ट पे यूके आ सकते हैं, और बाकी सारा यहाँ के NHS ट्रस्ट उनको स्पॉन्सर करती है, सारे अमाउंट रिफंडेबल होता है, बस इसलिए क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग की डिमांड बहुत हाई है। तो अगर आप सोच रहे हो आपने डिग्री कर रखा है या आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है और आपको बाहर आके जॉब करने का मन है, तो आप प्लीज ट्राई करो, बहुत टफ नहीं है, हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने ट्राई किया है समझाने की, ऑल्दो मैं मेडिकल फील्ड की नहीं हूँ, मैंने खूब सारा रिसर्च किया है और आपको समझाने की ट्राई किया। कहीं पे भी किसी भी स्टेप में डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी हेल्प करने की ट्राई करूंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।